बैंक का फोन नहीं उठा रहे हैं, मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ रही है या व्हाट्सएप पे कोई नोटिस आ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, या कोई मैसेज आ रहा है बैंक के एनबीएफसी कंपनी से उसका आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कैसे ये आपको एफआईआर आपकी लॉन्च कर सकते हैं? कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पास कैसा नोटिस भेज सकता है? ये भेजेंगे आपके पास रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस में ज्यादातर 7 दिन का या 15 दिन का आपको टाइम देते हैं। उसका मतलब क्या है? वैसे तो 99% जितने भी नोटिस आते हैं आपके पास 99% फेक नोटिस है। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा कि नोटिस जो आया वो फेक है कि जेन्युइन है। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? कानूनी रूप से आपको धमकी दे रहे हैं कि भाई आपने हमारी इतनी ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है, इतना टाइम से आपने पैसा नहीं दिया, अब हम आपको अपना पैसा देने ही नहीं चाहते, जितने भी पैसे हैं अब हम ईएमआई में अपना पैसा नहीं लेंगे, सारा पैसा हमारे को वापस कर दो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उसका भी मतलब यही है, पहले मिनिमम मांग रहे थे, आपने 3-4 महीने नहीं दिया, अब ये कह रहे हैं सारा पैसा वापसी कर दो। इसका मतलब ये है रिकॉल नोटिस का। हो तो दे दो, नहीं हो तो चल भाई रिकॉल नोटिस अंदर रहने दे और रिकॉल भेज ले भाई। इसके अलावा एक कौन सा नोटिस भेजते हैं? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996, या आपके पास सोल आर्बिट्रेटर लिखा आएगा। आर्बिट्रेशन ये है क्या चीज? आर्बिट्रेटर नाम की क्या बला है भाई? हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आर्बिट्रेटर नाम के ऑफिसर होते हैं। सबसे पहले एक बात समझ ले, हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब जज का नोटिस नहीं है, वो कोर्ट का नोटिस नहीं है। ज्यादातर इस पोस्ट पे लगाते किसको है? आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेटर की पोस्ट पे किसी रिटायर जज को लगा लेते हैं, किसी रिटायर गजेटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगाते हैं। जब भी किसी रिटायर जज का नोटिस आपके पास आएगा, रिटायर छोटा छोटा लिख देंगे, जज और जज का नाम बड़ा बड़ा लिख देंगे। अरे भाई, जब कोई जज रिटायर ही हो गया तो उसकी कलम की पावर खत्म होगी, चाहे वो कितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे था या जो भी सरकारी अधिकारी था या कोई भी गजेटेड ऑफिसर था। तो ये बात समझ लें। और ये मीडिएटर का काम करता है, बिचौले का काम करता है। जैसे अगर आपकी 2-4 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो मीडिएटर आया कहां से? जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट किया था, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी और वो सारी की सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पक्ष की थी, वो आपने पढ़ी नहीं। उसके अंदर एक क्लोज था, भाई अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होंगी, टाइमली नहीं दोगे, हम ब्याज पेनल्टी जुर्माना लेंगे और एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। जो भी आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, मतलब बिचौला मध्यस्थ जो होगा दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, और जो भी वो डिसीजन देगा, कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। अब सवाल ये है कि उसको हाइड कर दिया इन्होंने, भाई एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा, ये नहीं कि किसकी तरफ से नियुक्त किया जाएगा। अरे भाई, जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 है, 1996 में बना, वो इनको ये राइट्स नहीं देता कि अपना ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करे। हाँ, अगर इन्होंने कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इतराज नहीं उठाया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई इतराज नहीं है, आपकी सहमति है उसके साथ। ज्यादातर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हैं। आप दिल्ली रहते हो तो चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हो तो गुजरात कर देंगे, गुजरात रहते हो कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता रहते हो तो जम्मू कश्मीर कर देंगे, जानबूझ के, ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर पाओ। अब जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट है, आप उसमें उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक नोटिस इश्यू करो इनको, भाई जो आप आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हो अदर स्टेट में कर रहे हो, आप मेरी स्टेट में मेरे होम टाउन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करो। वो ये करेंगे नहीं, भगवान ना करे 10,000 में से एक चांस है कि कर भी दिया, तो आप एक नोटिस और इश्यू कर दो कि भाई आर्बिट्रेटर मैं दूंगा, भाई साहब आपके आर्बिट्रेटर को नहीं मानता मैं, तो ये आपके आर्बिट्रेटर को नहीं मानेंगे। एक नोटिस उस आर्बिट्रेटर के पास नोटिस इशू कर दो कि भाई साहब आपने कितनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करी है आज तक टोटल, जब से आपने काम शुरू किया बैंक के लिए, और कितना पैसा बैंक आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए देता है, फ्री में तो आप कर नहीं रहे, और कितने डिसीजन आपने आज तक दिए हैं,
और कितने बैंक के हक में गए, कितने लोनी के हक में आए, कर्जदार के हक में आए, एक भी नहीं आया होगा कर्जदार के हक में। तो क्या एक भी कर्जदार सही नहीं था? तो ये सारी बातें उससे रिटर्न में पूछो तो उसको समझ में आ जाएगी। तो डिसेंट एडवाइस ले आ भाई, ये तो नहीं आंदा काबू में। और आप ये कह दो कि भाई मैं अपना आर्बिट्रेटर दूंगा, नियम ये है या तो बैंक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेगा, वो आर्बिट्रेटर देगा, या आप, अगर आप बैंक के आर्बिट्रेटर पे सहमति है आपकी तो वो वैलिड है, अगर आपके आर्बिट्रेटर पे बैंक की सहमति है तो वो भी वैलिड है। अगर दोनों का डिस्प्यूट है, आप उसके आर्बिट्रेटर को नहीं मांगते, वो आपके आर्बिट्रेटर को नहीं मानता, तो फिर इनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, बैंक एनबीएफसी कंपनी को। वहां से आर्बिट्रेटर नियुक्त करवाया जाएगा, एक मीडिएटर नियुक्त करवाया जाएगा, मध्यस्थ नियुक्त करवाया जाएगा, उसमें 1-2 साल लग जाएंगे, वो ये कभी जाते नहीं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दोबारा बता रहा हूं, 99% फेक नोटिस आपके पास आते हैं। जब भी कोई ऐसा नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेटर डिसेंटेड वाइट लिख के वीडियो देखने, आपको पता लग जाएगा कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।